एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज आपका फॉरेस्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपको जो 10th क्लास का चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेस, उसका आज क्या है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि लास्ट क्लास में देखा था कि जो दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक होता है, एक हेटरोट्रॉपिक होता है। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, स्पेशली हेटरोट्रॉपिक होता है। हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, जो दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। प्लांट्स या एनिमल्स पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम हेटरोट्रॉपिक को जानेंगे। हेटरोट्रॉपिक को जानने के बाद हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, आपने बचपन से सुना है हर्बीवोर, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपके पास कार्निवोर, ठीक है, और उसके बाद का आ जाएगा ओमनीवोर, ठीक है। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे आपके पास डियर हो गया, आपके पास गाय हो गई, ठीक है, जो सिर्फ क्या खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। अब नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मतलब जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। जैसे कि पास आपके पास क्या है, टाइगर आ गया। एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं कि हर्बीवोर हो गई डियर, काऊ, और इसके क्या आ गए, टाइगर, लायन, ठीक है। अब ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो दोनों खाते हैं, ये भी खाएगा ये भी खाएगा, और वो कौन हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स स्पेशली, ठीक है। तो ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो दोनों चीज खाते हैं, जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और साथ साथ क्या खाएंगे, आपके जानवरों को, जो क्या होगी, एनिमल्स फ्लैश वगैरह भी खाएंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। तो स्पेशली यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा आपका ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। अब ये था आपके पास क्या हो गया, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ह्यूमन बीइंग ओमनीवोर्स हो गया, साथ में हमने कल क्या देखा था, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जब क्या करेगा, इंसान इंजेक्ट करेगा और उसके अंदर सारे डाइजेशन की प्रोसेस होगी, उसी को हम होलोजोइक बोलते हैं। अब होलोजोइक में ही हम लोग पढ़ेंगे 5 स्टेप्स होते हैं ह्यूमन के डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो उन स्टेप्स को जानते हैं आज। तो सबसे पहला स्टेप्स आपके पास आता है इंजेशन। तो इसके कितने स्टेप्स हमने क्या कहा, 5 स्टेप्स हैं इंजेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप आपके पास आएगा वो है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब पचाना, जो भी, ठीक है। इंजेशन मतलब खाना लेना, अभी देखेंगे डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन, तीसरा आएगा एसिमिलेशन, और जो लास्ट आएगा वो एक्सक्रीशन, ठीक है। अब देखो 5 स्टेप्स आ गए, तो याद रखना, ह्यूमन बीइंग हो गया, एमीबा हो गया, ठीक है। जहां पे भी क्या होंगे, होलोजोइक होगा, जो भी एनिमल्स या जो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना रहा होगा, वो क्या करता है, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। इंजेशन मतलब होता है मुंह के थ्रू होता है इंजेशन, तो क्या करेगा, ये खाना लेगा, ठीक है। खाना खाने की प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद खाना कहाँ पहुंचेगा, हमारा फूड पाइप में पहुंचेगा। अभी आपको क्या फिगर दिखाई देगा, जब लास्ट में आप पूरा खत्म कर दोगे उसके बाद फिगर दिखेगा। जैसे आप मुंह में खाना लोगे, उसके बाद फूड पाइप होता है, उसके बाद वो कहाँ पे जाता है, हमारे स्टोमक में जाता है। स्टोमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर उसके बाद एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसको डाइजेशन स्पेशली होता क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ बड़ा वाला फूड इन स्मॉल वाले फूड में। तो जैसे कि जो आपके पास 3 टाइप के फूड में पढ़ेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और क्या होता है हमारे पास तीसरा फैटी एसिड, मतलब फैट होता है, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट वो टूटता है स्टार्च में या फिर ग्लूकोज में, ठीक है। जो प्रोटीन होता है वो टूटता है एमिनो एसिड में, ठीक है। और जो फैट होता है वो टूटता है फैटी एसिड्स में, साथ में ग्लाइकॉल में, ठीक है, ग्लाइकॉल या ग्लाइसॉल में, ठीक है, उसमें टूटता है। ये 3 थे, ये डाइजेशन में होता है। अब जो ये टूट गया, उसके बाद वो खाना क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी है आपकी, कुछ ऐसी होती है, डबल लेयर्ड होती है ना, कुछ ऐसी होती है। अब उसके अंदर क्या होता है, विलाई टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये क्या होता है, ऐसे ही विलाई टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें क्या होता है खाना एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। क्या होता है, खाना स्टोर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, स्टोर्ड या फिर एब्जॉर्ब। अब जो खाना एब्जॉर्ब हो गया, स्टोर हो गया है, अब उसमें एसिमिलेशन मतलब क्या होता है कि अब उसकी क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, और वो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ मतलब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसपोर्ट एंड फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे एनर्जी जो बनी है, मतलब उस खाने की जो एनर्जी बनी हुई होगी
वो पूरी बॉडी में क्या जाएगी, रोटेट हो, मतलब जाएगी, पूरी बॉडी में जाएगी, रिपेयर करेगी हमारी सेल्स को, प्रोटोप्लाज्म बनाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद जो सॉलिड बच जाता है उसका, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहां पे वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। वाटर एब्जॉर्ब हो गया, सारा वाटर भी नहीं, मतलब कुछ कुछ वाटर ही एब्जॉर्ब होगा मैक्सिमम, क्योंकि बॉडी को वाटर तो चाहिए, तो मैक्सिमम कह सकते हैं वाटर एब्जॉर्ब होगा। बाकी क्या हो जाएगा, वो सॉलिड पार्ट, ठीक है, वो सॉलिड पार्ट, और लेफ्ट वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट होके बाहर आ जाएगा एनएस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि सीधे खाया पचाया रिमूव कर दिया, होता क्या है, कुछ टाइम के लिए जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है वो क्या होता है, बॉडी में रहता है, और वो कहां पे स्टोर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के जिस बात पे रेक्टम नाम की जगह होती है, वहां पे क्या होता है, वो स्टोर होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी आपके पास डाइजेशन की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। अब हमको है यहाँ पे, हम पढ़ेंगे इसमें डाइजेशन की प्रोसेस में पढ़ेंगे, ये है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के कहां पर कैसे कैसे होता है। अब देखना, जैसे आपने खाना खाया तो आपका जो खाना पचना स्टार्ट हो जाता है वो मुंह से ही हो जाता है, ठीक है। तो मुंह में क्या प्रेजेंट होती है, अब ये सब इस बात को क्या रखनी, ये नाम याद रखना है। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, ये कहां प्रेजेंट होती है, आपकी मुंह के, मतलब जो जीभ है उसके जस्ट पीछे यहां प्रेजेंट होती है, जो क्या सिक्रीट करती है, ग्लैंड में से क्या सिक्रीट करती है, जूस सिक्रीट करती है। तो वो क्या, जूस बोल सकते हैं, एंजाइम्स बोल सकते हैं, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं इसको, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज, ये फिर टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि जो हमारे थूक वगैरह उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें टाइलिन प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो हमारे मुंह पे जो खाना होता है कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में चेंज कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे की बात, ये थी यहाँ पे की बात आपकी, ठीक है। अब खाना यहाँ से गले में जाएगा, ठीक है। अब गले में जाएगा तो गले में क्या प्रेजेंट होता है, ऑसिगोफेगस बोलते हैं या फिर फूड पाइप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फूड पाइप, फूड पाइप, ठीक, पेरिस्टैलिटिक, ठीक है, पेरिस्टैलिक मूवमेंट होता है वहां पे। अब पेरिस्टैलिक मूवमेंट क्या होता है कि अब ऐसा होगा इसमें खाना नीचे चले जाएगा तो वहां पे कॉन्ट्रक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है। जो फूड पाइप होता है वहां पे अगर खाना पहुंच गया है तो वहां पे उसको क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा, है ना। तो फिर क्या होगा, खाना नीचे जाएगा, फिर उसके बाद जहां पे से खाना नीचे चले गया वहां पे उसको क्या कर देगा, वो अब इसको एक्सपेंड करके अब कॉम्प्रेस कर देगा। तो किसका मूवमेंट, तो फूड पाइप के एक्सपेंशन को, आपको पे दिख नहीं रहा होगा, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, एक्सपेंशन को और कॉम्प्रिहेंशन को, कॉम्प्रेशन को, ठीक है। एक्सप्रेशन और कॉम्प्रेशन ऑफ अ फूड पाइप, फूड पाइप को सिकुड़ना या फिर उसको एक्सपेंड होना, ठीक है, फैलना, किस चीज के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कहां से, मुंह से और स्टमक में, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैलिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना, पेरिस्टैलिक मूवमेंट किसका होता है, फूड पाइप का होता है, ठीक है। अब हो गया, अब खाना इसके बाद कहां पहुंच जाएगा, स्टोमक में पहुंच जाएगा। सबसे पहले खाना कहां था आपका, ये याद रखना, सबसे पहले खाना था, इसको भी देखते हैं, बार लिखेंगे, सबसे पहले खाना था आपका कहां पे, माउथ में, और माउथ में क्या हो गया था, सलाइवरी ग्लैंड ने आपके कार्बोहाइड्रेट को हेल्प की थी यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा पूरा नहीं तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में या फिर ग्लूकोज में चेंज कर दिया था, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज निकलता है इससे, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। अब देखना, माउथ के बाद खाना पहुंचेगा फूड पाइप में, अब फूड पाइप में क्या होता है, ये मूवमेंट होता है, और खाना क्या होता है, यहां से पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट होता है, और खाना हमारा स्टोमक, माउथ से स्टोमक में पहुंचता है। अब स्टोमक में क्या होता है, ठीक है, स्टोमक में स्पेशली द पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में बदलता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में चेंज करता है। पेप्सिन क्या आपके पास, एंजाइम्स है। एंजाइम्स क्या होते हैं, जैसे कोई कैटलिस्ट होता है आपके पास, वो क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, वैसे ही ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, खाने को इजीली और जल्दी ब्रेक डाउन करते हैं।
तो यहाँ पे वैसे भी खाना कितने घंटे तक, 3 घंटे तक स्टोर रहता है। 3 घंटे में स्टोर रहने के बाद क्या करता है, वो जो बड़ा खाना है वो क्या होता है, टूटता रहता है। ठीक है, इतना तो बात हुई। अब क्या होता है, जो पेप्सिन होता है ना, पेप्सिन को एक एसिडिक मीडियम चाहिए होता है काम करने के लिए। ठीक है, तो उस एसिडिक मीडियम को बनाने के लिए स्टोमक में क्या होता है, एक अंदर की लेयर से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, अब वो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, अब HCl होता है, साथ में स्टोमक के लिए म्यूकस भी सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस। अब देखो हुआ क्या, HCl सिक्रीट हुआ, पेप्सिन रिलीज होएगा। अब उससे क्या होगा, पेप्सिन जैसे रिलीज होएगा आपका प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बदल जाएगा। अब ज्यादा अगर HCl रिलीज हो जाएगा या फिर HCl जैसे भी रिलीज होगा उसमें क्या हो जाएगा, उसकी लेयर जो स्टमक की लेयर है वो हार्म हो सकती है। इसलिए स्टमक की क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करने लग जाता है, जिससे क्या हो जाती है, वो लेयर में क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट रह जाती है स्टमक की लेयर। ठीक है, अब वहां पे हो गया। अब इसके बाद जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा। अब इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सोचो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है आपके, और यहाँ से कहीं एक जगह पे पैनिक्रियास लगा रहता है, एक जगह से लीवर लगा रहता है। तो पैनिक्रियास क्या सिक्रीट करता है, पैनिक्रेटिक जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, पैनिक्रेटिक जूस सिक्रीट करता है, जो एक पैनिक्रेटिक जूस करता है, और यहाँ पे लीवर क्या करता है, बाइल जूस करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है और बाइल सॉल्ट को सिक्रीट करता है। पैनिक्रेटिक जूस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना ये चीजें क्या है, जो ये बाइल जूस है जो वो सिक्रीट होता है किस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो क्या करता है, आपकी जो एसिडिक मीडियम है ना, जो एसिडिक मीडियम बना था ऊपर स्टमक में, उसको एल्कलाइन मीडियम करता है। क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम बनाता है। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम बना दिया उसने। अब वो मतलब बेसिक हो चुका है। ठीक है, बेस जो सॉल्युबल हो जाते हैं उनको एल्कलाइन मीडियम कहते हैं, जो सॉल्युबल बेस होते हैं उनको एल्कलाइन कहते हैं। अब वो एल्कलाइन मीडियम बन गया। अब एल्कलाइन मीडियम की बनने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि जो मेरा ट्रिप्सिन है और लाइपेज है, जो ट्रिप्सिन और लाइपेज है वो सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। वो सिर्फ किस में काम करते हैं, एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। इसलिए जो लीवर है उसने बाइल जूस सिक्रीट किया, और ये कहाँ हो गया, ये एल्कलाइन मीडियम में, कि ये लोग काम कर सके। अब ये बाइल जूस स्टोर्ड भी होता है, तो ये स्टोर्ड कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो ये जो बाइल जूस है वो स्टोर्ड होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। तो ये स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में। ठीक है, हो गया क्या, गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, ये स्टोर्ड होता है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है, लीवर करता है। क्यों करता है, एल्कलाइन बनाने के लिए हमारे फूड को। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब नेक्स्ट हमको जो याद रखना है, अब ट्रिप्सिन और लाइपेज का काम क्या है। ये ट्रिप्सिन दोबारा क्या करता है, जो ये बड़ी बड़ी सी जो पेप्सिन ने प्रोटीन तोड़ी होंगी ना, तो वो स्टोमक में ज्यादा ढंग से नहीं टूटती है, ब्रेक डाउन ढंग से नहीं होता, उसका पाचन ढंग से नहीं होता है। तो ये पेप्सिन उसको ढंग से बिल्कुल फाइन कर देता है। ठीक है, फाइन से मतलब क्या करता है, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अलग कर देता है, जो उसकी मतलब यूजेबल थिंग है उसको ले लेगा। ठीक है, उसको तोड़ देगा, ये सिर्फ तोड़ने का काम करेगा। उसको लाइपेज क्या करता है, फैट को तोड़ता है फैटी एसिड में। ठीक है, इसने फैटी एसिड में तोड़ दिया। अब इतना सबका काम हो गया। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब जो बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट क्या करती है, जो बड़े बड़े होते हैं, जो बड़े बड़े फैट का स्ट्रक्चर होगा, उस फैट के स्ट्रक्चर को छोटे छोटे में तोड़ेगी और कहाँ सेंड करेगी, इस लाइपेज में सेंड करेगी, और वो लाइपेज उसको और छोटा छोटा करेगा। दोबारा सुनो क्या होगा, बाइल सॉल्ट क्या करेगी, जो बड़े बड़े खाने के जो फैट के स्पेशली फैट के टुकड़े होंगे उनको छोटे में तोड़ेगी, और वो छोटे टुकड़े और छोटे टूटने के लिए लाइपेज के पास जाएंगे, कि लाइपेज उनके पास जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। किसको कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल। ब्रेक डाउन ऑफ फैट कहेंगे, स्पेशली ब्रेक डाउन ऑफ फैट। और आप ये भी कह सकते हो ब्रेक डाउन ऑफ फैट में जो एंजाइम यूज होता है उसको क्या कहते हैं, हम लाइपेज बोलते हैं। तो वैसे में याद कर लो कि वो लाइपेज के पास जाता है, क्या फिर ये तरीका भी बहुत अच्छा है याद करने का कि लाइपेज क्या होता है, एक फैट कटर टाइप का होता है, फैट कटिंग एंजाइम होता है जो इमल्सिफिकेशन में काम आता है।
ठीक है, वो खाने को तोड़ने के क्या आता है, काम आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इमल्सिफिकेशन भी हो गया। अब इसके बाद क्या काम होएगा, जो विलाई का स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन होगा, जो आपने भी पढ़ी थी प्रोसेस, उस एसिमिलेशन में जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो बनेगा, जो एनर्जी होगी वो मिलेगी। एनर्जी बनने की प्रोसेस अलग है जो आप रेस्पिरेशन में पढ़ोगे, बट वहां पे हम ये बोलेंगे एसिमिलेशन में क्या होता है, एंड जो हमारे ब्लड में क्या होता है, जो एनर्जी होगी या फिर वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी और पूरी बॉडी में जाएगी, वो एसिमिलेशन में होता है। ठीक है, अब लास्ट आ गया आपके पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, और अगर थोड़े टाइम पे अगर हमारी बॉडी में बच जाता है, और बचता ही है थोड़े टाइम के लिए डाइजेशन के बाद, वो कहाँ होता है, रेक्टम में होता है। ठीक है, आपके सामने ये फिगर आ रहा होगा, इस फिगर को देखो। अब ये देखो सबसे बनाया हुआ है आपके सामने, है ना। तो मुंह को बोलते हैं बकल कैविटी, उसके पास ऑसिगोफेगस आ जाएगा, फूड पाइप आ जाएगा, फिर वहां से उसके नीचे देखो स्टोमक में आ रहा होगा। ठीक है, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। उसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड होगा उसमें पैनिक्रियास होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लीवर होगा। ठीक है, और जो लीवर होती है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये था। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वहां पे खाना ज्यादा पचता है, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव साइट, कंप्लीट डाइजेस्टिव साइट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा उसको कंप्लीटली डाइजेस्टिव साइट बोलेंगे। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा उसको कंप्लीटली डाइजेस्टिव साइट बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा डाइजेशन वहीं पे होता है। अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी किसकी होगी, जो सिर्फ घास घूस खाते होंगे, है ना, जो बड़ी घास घूस खाएंगे उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, और जिनकी, और जो हम नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि हम लोग तो दोनों चीज खाते हैं, तो मीडियम साइज होगा। ठीक है, अब देखो ये तो ठीक था। अब एक और बात आ गई कि पता चल गया, जो कार्निवोरस होंगे उनकी तो छोटी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, हर्बीवोरस होंगे वो उनकी बड़ी होगी, और जो ह्यूमन बींग है या फिर जो ओमनीवोरस होंगे उनकी क्या होगी, बीच में आएगी। अब एक अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो साइड में होगा आपके, जो आपने फिगर देखा होगी उसकी साइड में एक अपेंडिक्स भी था, तो वो किस चीज के काम करता है, आप लोगों को सेल्यूलोज पचाने के काम करता है। उसका साइज क्या हो रहा है, दिन पर दिन छोटा छोटा होता जा रहा है, क्योंकि ज्यादा घास घूस हम लोग खा नहीं रहे हैं। तो पहले जब क्या होते थे, जब बहुत ज्यादा घास वास, जो भी चीज ज्यादा घास वास खाती है उसका अपेंडिक्स बड़ा होता है, जो नहीं खाती है उसकी छोटा होता है। ठीक है, किताब में ध्यान रख दिया। अब हम बात करेंगे डेंटल कैविटीज की। ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा डेंटल, और फिर कल से हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अब डेंटल कैविटीज, स्पेशली दांतों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो दांतों में कैविटी कैसे लगती है, इनेमल होता है, जो दांत का सबसे बाहर का पार्ट होता है। अब दांत ऐसी जो सबसे बाहर का पार्ट होता है उसको एमेबल बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ये याद रखना। पूरी बॉडी में अगर बोला जाए हड्डी से भी ज्यादा हार्ड होता है ये दांत का बाहर का लेयर। ठीक है, इसके बाद आता है डेंटाइन। जो डेंटाइन होता है वो हमारी जो हड्डी होती है उसके बराबर का होता है। इसके बाद आ जाती है मसल्स वगैरह। ठीक है, फिर दांत, इसके बाद मसल्स वगैरह आ जाती है। अब होता क्या है, किससे बना होता है, कैल्शियम से बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें डीके लग जाते हैं, मतलब कीड़ी वीड़ी लग जाना है, तो कीड़ी वीड़ी लग जाती है, उसको डीके बोलते हैं। ठीक है, और एक दूसरी लगती है कैविटी। ठीक है, अब क्यों लगती है ये, जब ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, दांतों की सफाई नहीं करते हैं, इन्हीं के कारण क्या होती है, ये लगती है। इससे मतलब ज्यादा ध्यान नहीं, बस आपको ध्यान क्या रखना है, इनेमल सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट होता है किसके, पूरी बॉडी का, और दांत में जो सेम पार्ट होगा डेंटाइन होगा, जो बोन्स के जैसे होगा। ठीक है, और बाकी जो एमीबा है वो सिंगल सेल्ड है, बट वो भी क्या करता है, होलोजोइक की ही प्रोसेस फॉलो करता है। ठीक है, बाकी पैरामीशियम भी है, वो भी यही करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। कहीं पे भी आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।